एक पका हुआ आड़ू तोड़ा गया, लेकिन आदमी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। ये मुस्कान उसके पछतावे की थी। पहले उसने बहुत बुरे काम किए थे और अब वो एक आड़ू के पेड़ की खाद बन गया है। मौत से भी बदतर ये सजा बदला लेने का सबसे खतरनाक तरीका है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और यही हमारी आज की फिल्म है, मैड मैक्स फ्यूरियोसा। भविष्य की दुनिया में न केवल सभी शहर तबाह हो गए हैं, बल्कि बढ़ती गर्मी के कारण पानी भी लगभग खत्म हो चुका है। इस वजह से लोगों की आबादी तेजी से घट रही है और साथ ही परमाणु रेडिएशन के असर से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से ज्यादातर अपाहिज या अजीब होते हैं। लेकिन इतने खतरनाक हालात में भी एक ऐसी जगह बची हुई है जो बिल्कुल साफ और हरी भरी है। यहाँ रहने वाले कुछ बचे हुए लोग न सिर्फ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बल्कि वे बहुत ही दुर्लभ फल भी खा सकते हैं। जब फ्यूरियोसा आड़ू तोड़ रही थी तो पहाड़ के नीचे से कुछ बहस की आवाजें आई। जब उसने देखा कि वहाँ बाहर से कुछ घुसपैठिए आए हैं तो वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर उसने एक बहुत ही बहादुरी भरा फैसला लिया। वो चुपके से उन घुसपैठियों के पास गई ताकि वो उनकी मोटरसाइकिल को खराब कर सके। लेकिन तभी एक परछाई चुपके से उसके पीछे आ गई। वहां से भागते हुए उसने जल्दी से सीटी बजाई ताकि उसकी माँ को खतरे का संकेत मिल सके। उसकी माँ ने तुरंत कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उसे बचाने निकल पड़ी। लेकिन जब वे जंगल पहुंचे तो फ्यूरियोसा को घुसपैठिए ले जा चुके थे। उसकी माँ मैरी उनका पीछा करने लगी। जैसे ही वे उनके करीब पहुंचे, मैरी के साथी ने घोड़े से छलांग लगाई, निशाना साधा और बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया। इससे उन घुसपैठियों में से एक तुरंत मारा गया। तभी दूसरे घुसपैठिए ने अपने साथी की बाइक लेकर भागना चाहा, लेकिन मैरी ने उसे एक ही वार में मार गिराया। मैरी अपने घोड़े से नीचे उतरी। अब लंबे रास्ते का पीछा करने के लिए सिर्फ मोटरसाइकिल ही काम आ सकती थी। उसके साथियों ने भी साथ चलने को कहा, लेकिन मैरी ने उन्हें साफ मना कर दिया क्योंकि उस हरी भरी जगह की सुरक्षा के लिए लोगों की जरूरत थी। फिर उसने अपने साथी से स्नाइपर गन ली और अकेली ही मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ गई। बहुत जल्द वह भागते हुए घुसपैठियों के काफी करीब पहुंच गई। उसकी सटीक निशानेबाजी देखकर घुसपैठिए रुकने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने बाइक की स्पीड बढ़ाई और जान बचाकर भागने लगे। ऐसे ही एक पूरी रात बीत गई। हालांकि मैरी उनका पीछा करते हुए उनके करीब पहुंच गई, लेकिन उसने देखा कि उनके बेस कैंप में छोटे बड़े कई टेंट लगे थे और वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। लेकिन इससे अपनी बेटी को बचाने के मैरी के पक्के इरादे पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन आखिरी आदमी अब कैंप के गेट के पास था, इसलिए मैरी को रुकना पड़ा और सही मौके का इंतजार करना पड़ा। जब वो आदमी कैंप में पहुंचा तो उसे एक आंख वाले आदमी ने रोक लिया। वो जानना चाहता था कि फ्यूरियोसा को कहां से किडनैप करके लाया गया है, लेकिन उस आदमी ने सिर्फ आधी बात ही बताई। उसने कहा कि वो बहुत ही शानदार जगह है जहां सब कुछ है। वो इस बंजर रेगिस्तान से बिल्कुल अलग है। इनाम पाने के लालच में उसने अपनी जान पर खेलकर फ्यूरियोसा को पकड़ा था ताकि वो अपने बॉस डिमेंटस का भरोसा जीत सके। ये देखकर एक आंख वाले आदमी ने उसे अकेले जाने दिया, लेकिन जैसे ही उस आदमी को लगा कि अब वो अमीर बनने वाला है, फ्यूरियोसा ने सही मौका देखकर मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी और एक रस्सी से पीछे वाले पहिए को फंसा दिया। इससे वो आदमी कसी हुई रस्सी में उलझकर मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। उस आदमी के गिरने के बाद भी फ्यूरियोसा को एक शख्स के सामने ले जाया गया जो उनका लीडर डिमेंटस था। उसने अपने आदमियों से फ्यूरियोसा की जांच करवाई और देखा कि उसे कोई बीमारी नहीं है और वो एकदम स्वस्थ है। फिर उसने पूछा कि उसका घर कहाँ है, लेकिन फ्यूरियोसा छोटी होने के बावजूद बहुत जिद्दी थी और उसने अपना मुंह बंद रखा और कुछ नहीं बोली। डिमेंटस ने इशारा करके उस गिरे हुए आदमी को पास बुलाया। उस आदमी के गले पर रस्सी से एक बड़ा सा कट लग गया था और अब वो बोल नहीं सकता था। चूंकि वो मुंह से कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए डिमेंटस ने उसे उल्टा लटका दिया ताकि वो अपने हाथों से उस जगह का नक्शा बना सके। लेकिन फ्यूरियोसा ने ये देखकर तुरंत आगे बढ़कर उस आदमी के गले पर जोर से लात मार दी। हालांकि उसे तुरंत रोक लिया गया, लेकिन उस लात की वजह से वो आदमी वहीं मर गया। सबको लगा कि डिमेंटस इस पर बहुत भड़केगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने आदमियों से कहा कि इस बच्ची को ले जाएं और अच्छे से इसका ख्याल रखें। उसे यकीन था कि बाद में जगह का पता लगाने के कई मौके मिलेंगे। लेकिन उसी समय कैंप के बाहर मैरी अपना चेहरा छिपाकर एक हेलमेट पहन चुकी थी। जैसे ही रेतीला तूफान आया, वो चुपके से कैंप के अंदर घुस गई। बहुत जल्द उसने वो टेंट ढूंढ लिया जहां उसकी बेटी थी। उसने बिना कोई आवाज किए आसपास के लोगों को मार गिराया, लेकिन एक आदमी को कुछ शक हो गया। मैरी ने बिना डरे सीधा अंदर घुसकर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसने अपनी बेटी को बचा लिया। लेकिन फिर भी किसी ने उन्हें देख लिया। भले ही उस समय रेतीले तूफान की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डिमेंटस अपने शिकारी कुत्तों की मदद से उनकी गंध सूंघते हुए वहां पहुंच गया। ये देखकर कि अगर वे ऐसे ही भागते रहे तो कोई नहीं बच पाएगा, मैरी ने अपनी बेटी से कहा कि वह किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाए और अगर उसे कुछ हो जाए तो वो अकेले ही घर वापस लौट जाए। इसके बाद वो बंदूक लेकर अकेली ही उस घाटी में रुक गई ताकि दुश्मनों को रोक सके। हालांकि उसने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन वो लगातार हो रहे हमलों को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकी। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। फ्यूरियोसा ये देखकर उसे छोड़कर नहीं जा सकी। वो अपनी मां को बचाना चाहती थी, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन था। उस हरी भरी जगह का पता जानने के लिए उन्होंने मैरी को बहुत टॉर्चर किया, लेकिन मरते दम तक उसने रहम की भीख नहीं मांगी और कुछ नहीं बताया। वहीं फ्यूरियोसा अपनी आंखों के सामने इस खौफनाक मंजर को देखती रही और उसके छोटे से दिल में नफरत का बीज बो दिया गया। इसके बाद आने वाले दिनों में उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया और वो डिमेंटस के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने लगी। एक दिन उन्होंने एक बड़ा किला देखा। उन्होंने उस जगह पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी सेना इकट्ठा कर ली, लेकिन उस किले का मालिक इमोर्टन जो था, उसके पास लगभग 1000 वॉर बॉयज की फौज थी जो बस अपने विस्फोटक भाले फेंककर डिमेंटस की सेना के छक्के छुड़ा सकते थे और उन्हें भागने पर मजबूर कर सकते थे। लेकिन डिमेंटस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने कुछ दिनों तक वही आसपास रहकर जासूसी की और पता लगाया कि इमोर्टन जो के पास एक तेल की फैक्ट्री भी है। हर दिन वहां से तेल के बड़े ट्रक किले में तेल लेकर जाते थे, इसलिए उसने अपने कुछ बाइकर्स को रास्ते में छिपा दिया और जल्द ही उस तेल के ट्रक को रोक लिया। हालांकि ये तेल डिमेंटस के लिए कई महीनों तक काफी था, लेकिन उसका लालच यहीं तक नहीं रुका। उसने अपने कुछ आदमियों को वॉर बॉयज के भेष में तैयार किया और तेल का ट्रक लेकर वापस तेल फैक्ट्री की तरफ भेज दिया, जबकि पीछे से उसके आदमी उस ट्रक पर हमला करने का नाटक कर रहे थे। फैक्ट्री के बॉस ने जब ये देखा तो उसने तुरंत बड़ा गेट खोल दिया। पीछा करने वालों को तो भगा दिया गया, लेकिन उस तेल के ट्रक के नीचे कुछ लोग छिपे हुए थे। उन्होंने तेजी से कंट्रोल टावर पर कब्जा कर लिया और इस तरह उन्होंने तेल फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया। जल्द ही ये खबर इमोर्टन जो तक पहुंच गई। उसने बातचीत के दौरान डिमेंटस को मारने का प्लान बनाया, लेकिन डिमेंटस भी कोई बेवकूफ नहीं था। उसके आदमी ने बम का रिमोट निकाल लिया। अगर इमोर्टन जो कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करता तो वो पूरी तेल फैक्ट्री को उड़ा देता। आखिरकार मजबूरी में आकर डिमेंटस को तेल फैक्ट्री का कंट्रोल मिल गया। इमोर्टन जो अब हर दिन, लेकिन इमोर्टन जो की एक और शर्त थी, उसे स्वस्थ लड़की फ्यूरियोसा चाहिए थी।
वह उसे अपनी रानियों के साथ रखकर एक स्वस्थ बच्चा चाहता था। हालांकि डिमेंटस उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन रिफाइनरी के लालच में उसने भारी मन से हाँ कह दी। पलक झपकते ही जैसे ही लोहे का दरवाजा खुला, फुरियोसा इमोर्टन जो के हरम में चली गई। यहाँ वो देखने वाली थी एक खौफनाक डिलीवरी। एक औरत ने बड़ी मुश्किल से एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे के 4 पैर थे। एक स्वस्थ बच्चा पाने के लिए ही इमोर्टन जो ने पूर्ण आयु वाली फुरियोसा को चुना था। हालांकि अभी वो छोटी थी, लेकिन जो उसका बड़े होने का इंतजार करेगा। किसी के बच्चे पैदा करने की मशीन बनने के बजाय उसने रात में एक ब्लेड लिया और धीरे धीरे अपने सारे बाल काट लिए। फिर उन बालों को एक मास्क पर चिपका दिया। इस तरह उसने एक विग बना ली। लेकिन जब वो रात में सो रही थी, अचानक एक बड़े से हाथ ने उसका मुंह दबा लिया और उसे वहां से उठाकर ले गया। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इमोर्टन जो का बेटा वो बड़ा आदमी था। उसे खूबसूरत फुरियोसा बहुत पसंद थी, लेकिन जैसे ही वो उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, फुरियोसा मौका देखकर वहां से भाग निकली। पीछे छूटी विग ने उस बड़े आदमी को हैरान कर दिया। भागने में फुरियोसा बहुत समझदार थी। उसने अपने चेहरे पर ग्रीस मल लिया था। जब तक वो बड़ा आदमी वहां पहुंचा, फुरियोसा गायब हो चुकी थी। साथ ही वो आदमी भी किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए उसने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भागकर फुरियोसा तेल के पाइप के नीचे छिप गई, जिससे वो हरम से बचने में कामयाब रही। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। फुरियोसा वही मजदूरों के बीच घुल मिल गई। अपने तेज दिमाग और फुर्तीले शरीर के दम पर वो एक दस्ताने पहनने वाली मैकेनिक बन गई। इस पहचान की वजह से कोई भी आम इंसान उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गैराज में एक हथियारों वाली ट्रांसपोर्ट गाड़ी बनाई गई, जिसका काम खाना और पेट्रोल सप्लाई करना था। फुरियोसा को लगा कि वहां से निकलने का ये सबसे अच्छा मौका है, इसलिए उसने कुछ खाना लिया और गाड़ी के नीचे छिप गई। जल्द ही गाड़ी अपने सफर पर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में एक हथियारबंद गिरोह ने गाड़ी पर हमला कर दिया। उन्होंने हवा से हमला करने का फायदा उठाया, जिससे गार्ड्स को भारी नुकसान हुआ। गाड़ी के नीचे छिपी फुरियोसा का भागने का पूरा प्लान इस अचानक हुए हमले की वजह से बर्बाद हो गया। मजबूरी में उसे भी लड़ाई में कूदना पड़ा। अंत में उसकी मदद से उन्होंने हमलावर गाड़ियों को खदेड़ दिया, लेकिन उसके बाल खुल गए और लड़के के भेष में लड़की होने का उसका राज सबके सामने आ गया। ये देखकर लीडर जैक थोड़ा हैरान हुआ। अच्छी बात यह थी कि वो एक समझदार इंसान था। उसने न तो फुरियोसा से उसका अतीत पूछा और न ही उसके इरादों के बारे में। उसे बस फुरियोसा की बहादुरी और फैसले लेने की काबिलियत पसंद आई, इसलिए उसने उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया और वादा किया कि वो उसे वहां से निकलने में मदद करेगा। फुरियोसा ने सोचा कि उसके भागने का सारा सामान तो बर्बाद हो ही चुका है, इसलिए उसने जैक का ऑफर मान लिया। आने वाले दिनों में वो जैक का दाहिना हाथ बन गई। वहां उसका रुतबा और हैसियत एक बार फिर काफी बढ़ गई। एक दिन वे रिफाइनरी में सामान देने गए, जहां खाने के बदले पेट्रोल लेना था, लेकिन डिमेंटस इतने खाने से खुश नहीं था। उसने एक बूंद पेट्रोल तो दिया नहीं, उल्टा ये प्रस्ताव रखा कि 3 दिन बाद लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई जाए। जब जैक वापस अपने अड्डे पर लौटा तो इमोर्टन जो ने डिमेंटस को सबक सिखाने का फैसला कर लिया, इसलिए उसने जैक को बुलेट फार्म भेज दिया। ये एक बड़ी जंग की तैयारी थी, लेकिन फार्म के रास्ते में जैक बीच रास्ते में ही रुक गया और फुरियोसा को एक छोटी गाड़ी में पीछे आने को कहा। हालांकि उसने इसकी वजह नहीं बताई, लेकिन दरअसल उसे डर था कि रास्ते में फिर से हमला हो सकता है। किस्मत से पूरे रास्ते कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन जब वे बुलेट फार्म पहुंचे तो हमेशा भीड़ भाड़ वाला वो रास्ता एकदम सुनसान था। जब तक जैक को खतरे का एहसास होता, बहुत देर हो चुकी थी। ये देखकर फुरियोसा ने तुरंत अपनी गाड़ी पीछे की। अगर वो कुछ सेकंड भी देर करती तो वो उस लोहे के गेट के नीचे कुचली जाती। फार्म के अंदर फंसे जैक ने गेट तोड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन हथियारों से लैस बहुत सारे लोग तेजी से पास आ रहे थे। उसे मजबूरन अपना हथियार इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो उनके हमले रोक सके। हालात को बेहद नाजुक देखकर फुरियोसा ने अपनी स्नाइपर गन उठाई और निशाना ढूंढने लगी। तब उसने देखा कि डिमेंटस ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था। उसने रॉकेट लॉन्चर उठाया और अपने ही आदमियों को ढाल बनाकर आगे बढ़ा, लेकिन फुरियोसा की एक गोली ने उसका निशाना बिगाड़ दिया। ये नजारा जैक ने भी देख लिया। उसने अपनी गाड़ी सीधे उस टावर में दे मारी जहां डिमेंटस खड़ा था, जिससे वो आग के समंदर में जिंदा जलने ही वाला था। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक ट्रांसपोर्ट गाड़ी से बाहर निकला और फुरियोसा के साथ वहां से भाग निकला। लेकिन डिमेंटस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि अगर फार्म पर कब्जे की बात लीक हो गई तो उसका आगे का प्लान फेल हो जाता। इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर तेजी से उनके पीछे भागा। हालांकि फुरियोसा का वापस जाकर खबर देने का कोई इरादा नहीं था। वो बस गाड़ी चलाकर अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि डिमेंटस सैकड़ों मील तक उनका पीछा करेगा। आखिरकार अपनी पहाड़ी गाड़ियों की स्पीड के दम पर उसने फुरियोसा और जैक को जिंदा पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि डिमेंटस जीत गया है, लेकिन अपना खौफ कायम करने के लिए उसने फुरियोसा को लटका दिया, जबकि जैक को एक बाइक के पीछे बांधकर जमीन पर घसीटा गया और वो खुद गाड़ी की छत पर बैठकर मजे से ये सब देखता रहा। जब कई घंटे बीत गए और सूरज ढलने लगा तो बोर होकर डिमेंटस वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने फुरियोसा की तरफ देखा, वो ये देखकर दंग रह गया कि वो वहां से गायब थी और लोहे की जंजीर पर सिर्फ उसका कटा हुआ हाथ लटका था। इस पल डिमेंटस के होश उड़ गए। वहां से भागकर फुरियोसा पागलों की तरह दौड़ती रही। जब तक डिमेंटस वहां पहुंचता, फुरियोसा पहले ही इमोर्टन जो के इलाके में घुस चुकी थी। उधर जो अभी भी डिमेंटस के साथ मीटिंग का इंतजार कर रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसने चुपके से बुलेट फार्म पर कब्जा कर लिया है। फुरियोसा के आने के बाद ही उसे डिमेंटस की चाल समझ आई। उसने मीटिंग का बहाना करके जो को धोखे में रखा था। अगर अब वे उसे अंदर आने देते तो डिमेंटस उन पर जोरदार हमला कर देता, लेकिन इस कमीने को खत्म करने के लिए जो ने एक चाल चली। उसने एक छोटी सी टीम भेजी और ऐसा दिखावा किया जैसे उनकी पूरी फौज बाहर जा रही हो। डिमेंटस को लगा ये सच है और वो अपनी बड़ी फौज लेकर अड्डे की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। आखिरकार वो जो के बिछाए हुए जाल में फंस गया। देखते ही देखते उसके अनगिनत आदमी मारे गए और घायल हुए। उधर वापस लौटी फुरियोसा भी खाली नहीं बैठी। उसने अपने लिए एक रोबोटिक हाथ बनाया और फिर से अपने सारे बाल मूंद लिए। इसके बाद उसने एक दमदार इंजन वाली गाड़ी चुनी। वो भागते हुए डिमेंटस का पीछा करने वाली थी। जब डिमेंटस ने किसी को पीछा करते देखा तो वो अपने खास आदमी से अलग हो गया। हालांकि इससे फुरियोसा की स्पीड थोड़ी कम हुई, लेकिन भागने वाली गाड़ियों के मामले में वो कमजोर पड़ गया। आखिरकार वो फुरियोसा के हाथों पकड़ा गया, लेकिन उसने डिमेंटस को वहीं नहीं मारा, बल्कि उसे अपने एक खुफिया बगीचे में ले गई और उसके शरीर को एक आड़ू के पेड़ के लिए खाद बना दिया, जिससे वो न जी पा रहा था और न मर पा रहा था। इसलिए जब उस पेड़ पर फल पका तो उसके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान थी।